class. My name is Ankit and I am the faculty of Current Affairs and Static GK at Success Mantra. So students, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट 2020 के एग्जाम की. This year CLAT was totally different from last of the many years जब हम लोग CLAT के एग्जाम की बात करते थे. CLAT ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया अपने पैटर्न में और इस बार वो बिल्कुल ही एक नया सेटअप हमारे साथ लेकर आए. कई लोगों को ये चेंज अच्छा नहीं लगा, कई लोगों को ये चेंज सो लगा, बट देयर वर वेरी लेस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि सर मजा आया देखकर पेपर. तो ऐसा नहीं हुआ. नाउ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, विल डिस्कस इट एट अ लेटर स्टेज. नेवरदलेस एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लैट ने जिस अप्रोच को फॉलो किया यहाँ पर, दैट वाज वेरी एप्ट. वो बहुत अच्छा था अप्रोच, क्योंकि क्लैट ने कोशिश की है इस बार पेपर को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाए कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग की जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके. बच्चा जो है वो जस्ट रोट लर्निंग ना करे, रटे रटाए फैक्ट्स ना पढ़ के क्या करे, वो ये बच्चे को वो टेस्ट करना चाह रहे थे इस बेसिस पर कि कितना सोच सकता है. बट अगेन जब हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हो जाते हैं सब्जेक्टिव नेचर के. जैसे ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव नेचर के हुए, आंसर्स में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर वाज मेनी क्वेश्चंस जहां पर एक एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचना डिफिकल्ट था, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्लैट कंसोर्शियम ने जो अपनी आंसर की थी उसमें भी कुछ गलतियां थी, हर साल रहती हैं. नेवरदलेस हमारे लिए काम की बात, हम लोग एक बार ओवरव्यू देखेंगे कि क्लैट में करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके सेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का सैंपल पेपर से भी हमें पता चला, जहां से लगभग 36 क्वेश्चंस इस बार क्लैट ने रखे हैं. सैंपल पेपर्स में लगभग 39-40 के क्वेश्चंस जा रहे थे आउट ऑफ 150. 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीके इंक्लूडिंग सीए, और जब हमारे पास क्लैट का पेपर आया है तो देयर वाज अराउंड 36 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. स्कोर में कहूं तो अगर हम एलओडी की लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं तो इट वाज अ बिट ऑन अ डिफिकल्ट नोट, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था. कुछ क्वेश्चंस वर स्ट्रेट अवे जो कि बहुत इजीली आंसर किए जा सकते थे, एंड देन देयर वर सेवरल क्वेश्चंस जहां पर थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, एंड स्टिल स्टूडेंट was not able to reach the conclusion. Inferential based questions में डिफरेंस होता है ओपिनियन का या हमका परसेप्शन का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आंसर भी उसके अकॉर्डिंगली ही वेरी करता है. चलो जल्दी से हम लोग एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स में हमारे पास किस तरीके के पैसेजेस इस बार आए हैं. पहले हम पैसेजेस को पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्टेक्स्ट, फिर जाएंगे उसके कंटेंट पर. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पैसेज के साथ. तो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके में पहला पैसेज कहता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड दैट मेजर ग्लोबल फर्म्स आर लुकिंग इंडिया as a major investment destination, which is reflected by a robust inflow of foreign direct investment यानी FDI last financial year, and through आत्मनिर्भर भारत अभियान, या जिसको हम बोलें Self-Reliant India Initiative, the country is shifting its focus from Make in India to Make for World. He said, independent India should be vocal for local and ask the citizens to glorify Indian products to promote Atmanirbhar Bharat. Unveiling his vision of a self-reliant India, the Prime Minister said that government has unveiled over 110 lakh crore National Infrastructure Pipeline (NIP) to boost the economy and create jobs. In order to rapidly modernize the India, there is a need to give a new direction to overall infrastructure development, he said, adding that over 7,000 projects under the NIP have already been identified. This will be, in a way, a new revolution in the field of infrastructure. This is the time to end loss in infrastructure. There is a plan to connect the entire country with multi-modal connectivity infrastructure, he said. NIP will play a crucial role in overcoming the adverse impact of COVID-19 on the economy and catapult the economy in a higher growth rate. Further इसमें कहा गया, the government on December 31st last year unveiled the NIP with an aim to make India a 5 trillion economy by 24-25. The focus of the infrastructure pipeline is to accelerate the growth and create employment in the both urban and rural areas. Now, looking at few of the important things, इस पैसेज को समझ के हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ आते हैं. हमने कुछ एक खास वर्ड देखा, हमने बात की वोकल फॉर लोकल, हमने भी बात की आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया, देन वी टॉक्ड ऑफ 100
110 करोड़ प्रोजेक्ट, 110 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की बात की, विच वी कॉल्ड एज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और ये सब कुछ करने के पीछे द कोर एजेंडा, द कोर गोल वाज टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2024-2025। इतनी चीजें हमें यहाँ पर क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। नाउ फर्दर हमें समझना है यहाँ पर कि ये पैसेज के साथ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। पहली चीज, द एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको कि लिखा था राजीव जायसवाल जी ने। किस तारीख का एडिशन है? तो 15 अगस्त 2020, जस्ट 2 मंथ बिफोर द क्लैट एग्जाम ये पैसेज था। दैट मीन्स हमें एक चीज समझनी होगी कि क्लैट का एग्जाम जो है दैट इज वेरी अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ द हम लोग अगर कंटेंट की क्रोनोलॉजी पे बात कर रहे हैं, बहुत प्रिसाइजली, बहुत पास के एग्जाम डेट से बहुत करीब के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। नाउ अब हम इतनी चीजें समझने के बाद एक चीज पे तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो भी पैसेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो डेफिनेटली सब्जेक्ट या टॉपिक जो है हमारा दैट इज इकोनॉमी, ये हमें यहाँ पर पता चल गया क्योंकि पूरा पैसेज जो था वो इकोनॉमी बेस्ड पैसेज यहाँ पर था। चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्टिमुलस पैकेज अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम फॉर द अमाउंट ऑफ, कितने रुपए का अमाउंट एज एन स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है फॉर आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम में। नाउ 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। नाउ एक अगर मैं आपको यहाँ पर एक गलती तो हम नहीं कहेंगे, बट अगेन एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस जो होती है वो क्लैट ने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। हम जब भी बात मिलियन बिलियन में करेंगे, जब हम एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज यूज डॉलर्स इन इट। हमें इसको मिलियन बिलियन डॉलर में बात करनी चाहिए। एंड इफ वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट मैनर, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसको ट्रिलियन में ना कहकर 1000, लाख, करोड़ इस तरीके से बात करनी चाहिए। ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कहें मैनर बदला जा सकता था और इसको इस तरीके से पूछा जाता कि कितने लाख करोड़ का या कितने 1000 करोड़ का ये जो टोटल अमाउंट है रिलीफ पैकेज या हम स्टिमुलस पैकेज कहें वो रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो अगर हम इसको आंसर करें तो आप सब ने देखा मोदी जी ने लॉकडाउन के एंड पर एक स्पीच दी, रात 8 बजे उन्होंने लाइव आए और उन्होंने बताया कि भाई देखो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, यानी वोकल फॉर लोकल, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, इंडिजिनस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वी डोंट हैव टू रिलाय अपॉन सम अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट्स। तो उसके लिए उन्होंने सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम या आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने एलोकेट किए 20 लाख करोड़ रुपीस। 20 लाख करोड़ रुपीस। अब आपको सिंपल सी मैथ्स लगानी है, 20 लाख करोड़ को ट्रिलियन में चेंज कर देना है। और आपको पता है ये ट्रिलियन का मतलब होता है 12 zeros। तो जब आप ऐसा करेंगे कि 12 zeros लगाएंगे आप, तो 20 लाख करोड़ का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो द राइट आंसर विल बी 20 ट्रिलियन। नाउ इसमें यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आपके पास है। सो 20 ट्रिलियन या मैं कहूँ 20 into 10 to the power 12। So that would be the answer। क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस में अगर हम कहें तो either they should use ट्रिलियन डॉलर या लैक्स या थाउजेंड्स करोड़ में इनको बात करनी चाहिए थी। बट ठीक है, अपना उनका एजेंडा जैसा भी है उन्होंने अपने हिसाब से फॉर्मुलेट क्वेश्चन को किया है। मूविंग ऑन, देखते हैं हम कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की ही हम लोग उम्मीद करते हैं क्लैट से जहां पर एनालिटिकल रीजनिंग को इम्बाइब किया जा सके क्वेश्चन में। बट अगेन द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन शुड बी वेरी मच क्लियर, जिससे बच्चा क्वेश्चन के अप्रोच में ना फंसे, रादर देन थोड़ा सा उसको सोचना पड़े। एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज एप्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द स्टिमुलस पैकेज अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत इंडिया। आत्मनिर्भर भारत इंडिया जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसका जो स्टिमुलस पैकेज था, इस स्टिमुलस पैकेज को लॉन्च करने के पीछे क्या गोल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा पॉइंट होगा जो बात करेगा जो कि गोल नहीं होगा, एंड रेस्ट ऑफ द 3 पॉइंट्स विल बी द गोल। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस।
पहला ऑप्शन कहता है हमारे पास इट विल हेल्प इन एलिविएटिंग द डिस्ट्रेस ऑफ माइग्रेंट्स व्हेन दे रिटर्न टू देयर विलेज। बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई माइग्रेंट्स लोग जो अपने अपने गांव वापस आ रहे हैं उनके डिस्ट्रेस को खत्म करेगा ये पैकेज। बिल्कुल सही बात। सेकेंड पॉइंट कहता है इट विल हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ अ सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो हो वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, यानी उसकी किसी और पे डिपेंडेंसी ना हो। कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक स्टेट के कोई एक गांव में हम चले जाएं, वहां की इकोनॉमी इस तरीके से चल सके कि उनको सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, किसी कोई आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत ना पड़े और खुद वो अपना काम कर सके। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी। तभी तो हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ के ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हुई चीजों की मार्केट वैल्यू बने, लोग उसको पसंद करें और क्वालिटी इंप्रोवाइज उसमें होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट वुड बूस्ट द वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प इंडिया टू बिकम द फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं बहुत पहले से कि हमें वन नेशन वन मार्केट पे आना है और ग्लोबली एक फूड फैक्ट्री बनना है। भाई एग्रीकल्चर में जितने डेवलपमेंट होते हैं, आइडिया इज वेरी सिंपल, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन है हमारी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, विल एक्सपोर्ट दोज थिंग्स, विल हैव अ अमाउंट फॉर दैट। हम लोग उससे कहीं ना कहीं बिजनेस कर पाएंगे, जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है। और हमारे खुद की ही बहुत यूटिलाइजेशन है फूड, जो हम लोग जब भी बात करते हैं कि खाने का कंजम्पशन तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा है, सिंस वी हैव अ क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब जब तीन ऑप्शन ऑलरेडी सही हो चुके हैं तो ऑब्वियस है कि आपको चौथा पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये आंसर गलत होगा, बिकॉज तीन स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है। तो एलिमिनेशन मेथड यू कैन फॉलो हियर। फोर्थ पॉइंट कहता है इट विल हेल्प इन एलिविएटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। नाउ बहुत क्लियर है, हमने आत्मनिर्भर भारत के साथ वोकल फॉर लोकल कहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करें। डिस्ट्रेस ऑफ माइग्रेंट्स व्हेन दे रिटर्न टू द विलेज, यानी रूरल एरियाज की बात हो रही है, तो अर्बन एरियाज यहाँ पर बात नहीं होगी एंड दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। तो द राइट मींस अब ये इस स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा नहीं था, यही पूछा गया था पॉइंट में, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करते हैं एंड देन विल मार्क दी ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। Which of the following event can be seen as a stepping stone for the growth of foreign direct investment in India? FDI की बात कर रहा है पॉइंट। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जिसको कि हम स्टेपिंग स्टोन यानी बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ एफडीआई इन इंडिया में बात करें कि भाई किस इवेंट के थ्रू इंडिया में एफडीआई आई, सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुई, और स्टेपिंग स्टोन मतलब पहली प्राइमरली की हम बात कर रहे हैं। नाउ एफडीआई आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट करे, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। इसके तरह ही कुछ और भी टर्म्स होते हैं जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफआईआई कहते हैं, देन देयर इज एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड देयर आर सेवरल अदर टर्म्स एसोसिएटेड विद द जो काफी सिमिलर साउंड करते हैं, बट देन अगेन बेसिक आइडिया इन सब का कुछ ना कुछ एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, हमारे यहाँ मार्केट कंपटीशन बढ़े, हमारे यहाँ फेयर प्ले हो हर चीज में, कॉस्टिंग से लेकर क्वालिटी तक में। तो चलिए क्वेश्चन को आंसर करते हैं पहले। तो पहला पॉइंट कहता है द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन 2014। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में आया, क्या हम उसको स्टेपिंग स्टोन फॉर द एफडीआई इन इंडिया कह सकते हैं? तो जी हम उसको स्टेपिंग स्टोन तो नहीं कह सकते, बट यस इट डेफिनेटली क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैनल। इस चैनल में बहुत बड़ा रोल प्ले है मेक इन इंडिया कैंपेन का भी। आज आप देखते हो दुनिया भर के ब्रांड्स, बी इट मोबाइल ब्रांड हो, कार की कंपनीज हो, वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी कंपनी होती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम चले जाएं, हम QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, हम रिटेल इंडस्ट्री में चले जाएं, वी मूव टू FMCG सेक्टर, हम हर जगह एविएशन तक में हम इसको देख सकते हैं कि एफडीआई का रोल आ रहा है। नाउ इन डिफेंस आल्सो, तो हर जगह पर एफडीआई कहीं ना कहीं मैटर कर रही है, और इस एफडीआई को बढ़ाने में मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था, उसका एक बहुत बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट था। बट क्वेश्चन में कह रहा है, एक ही वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्टेपिंग स्टोन, बिगिनिंग।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। ऑब्वियसली दिस इज द स्टेपिंग स्टोन। इससे पहले हम लिबरलाइज ही नहीं थे तो हम बात क्यों करेंगे एफडीआई की। लिबरलाइज हुए, इकोनॉमी में बूस्ट आना तय था, एफडीआई आना तय था। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। स्टिल वी विल गो थ्रू द पॉइंट थर्ड। द अमेंडमेंट इन द एफडीआई पॉलिसी टू इंक्रीज द अपर कैप फ्रॉम 26% टू 49%। अब एफडीआई अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परसेंटेज पर है। मैं बात करूंगा टेलीकॉम सेक्टर में तो वहां पर अलग होगा, मैं एविएशन में बात करूंगा अलग होगा, रिटेल में बात करेंगे अलग होगा, क्यूएसआर में बात करेंगे अलग होगा, एफएमसीजी में बात करेंगे अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे अलग होगा, ऑटोमोबाइल में बात करेंगे अलग होगा, हम सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाएंगे अलग चीज होगी, कोल इंडस्ट्री में चले जाएंगे अलग चीज होगी, एनर्जी सेक्टर में चले जाएंगे अलग होगा। तो हर जगह पर एफडीआई वेरी करेगा। तो ठीक है, इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट अगेन बहुत सारी जगहों पर 26% से 49% की कैपिंग की गई है, कहीं पर 49 से 74% पे कैपिंग की गई है। सो अगेन बट क्वेश्चन कहता था स्टेपिंग स्टोन, सो ये पॉइंट भी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। वी कैन इजीली इन्फर बी। बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन के एंड पे पहुंच गए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये लॉजिक्स के साथ जब क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, एंड देन ओनली यू कैन आंसर इट विद द राइट ऑप्शंस। नाउ हैविंग अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following is not related to the vocal for local initiative in the Indian वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव से नहीं करता है, रिलेट नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा। तो हमें ये समझना है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जो नहीं करेगा एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वो रिलेट करेंगे। पहला पॉइंट कहता है रीबूटिंग द एमएसएमई स्पेशली द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रीबूट करना, रीऑर्गेनाइज करके इसको दोबारा से री इंप्लीमेंट करना और स्पेशली इस पे फोकस दिया जाए खादी विलेज कमीशंस पे। बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल में तो कहा ही गया है, हैंडलूम सेक्टर और खास करके हमारा हैंडलूम प्रोडक्शन ट्राइबल एरियाज में भी काफी होता है, तो हम लोग उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव में ये तो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द लोकल लेवल। अगेन नाम ही है लोकल लेवल की, बात करेगा ही करेगा ताकि नई अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बने, तो ये भी पार्ट है। थर्ड पॉइंट कहता है क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक हब्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड एफडीआईज। तो भाई डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड जहां पर आया, इसका मतलब है पीएसयूज को लिक्विडेट करना, सरकार प्राइवेट सेक्टर को दे दे, सरकार जैसा चाहे डिसइन्वेस्ट करे, यानी उसके जो टोटल बिजनेस है उसको किस तरीके से डिसॉल्व किया जाए, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई। हमने कहा ठीक है, एफडीआई अगर हम ला रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी कंपनीज को थोड़ी प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने अपॉर्चुनिटीज जरूर जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, अलग अलग एरियाज में अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, बट नेवरदलेस जो चीज नहीं हो रही वो ये कि सिर्फ वोकल फॉर लोकल कुछ नहीं हो रहा। लोकल कंपनीज को हम बूस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन की कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं अपने, हम वो कर रहे हैं उनको कि आइए हमारा इन्वेस्ट करिए। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट, ये ऑप्शन जो है वो हमारा रिलेट नहीं करेगा। बट चलिए फिर भी एक बार फोर्थ को देखते हैं, प्रोमोटिंग द इंडिजिनस मैन्युफैक्चर एंड सपोर्ट थ्रू फाइनेंशियल एड। ऑब्वियसली दिस इज द थिंग व्हिच रिलेट विद वोकल फॉर लोकल। तो बड़े इजीली हम इसमें आंसर पे पहुंच गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ ये क्वेश्चंस भी, ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने अभी देखे, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है दे ऑल आर रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं वैसा क्वेश्चन था। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है under the National Infrastructure Pipeline, the government plans to invest more than 102 lakh crore on infrastructure project by 2024-2025 with the center state and the private sector to share the capital expenditure. What is the ratio of such expenditure by each of the stakeholder? Now, ये एक थोड़ा क्वेश्चन बहुत वियर्ड है, विच आई डोंट वांट कि क्लैट के स्टूडेंट्स को आइडिया हो इसके बारे में, neither as a subject options nor in the interest of your current affairs. ये वो चीज है जिसमें हम कहीं ना कहीं खुद स्केप्टिकल हैं। हम बात कर रहे हैं 2024-25 की। NIP पे हमने बात किया कि भाई कई सारे सेक्टर्स को
इसमें एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बनाया गया, कई सारे सेक्टर्स सब सेक्टर्स को इसमें रखा गया एंड देन अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए। लगभग 7000 प्रोजेक्ट हैं फर्स्ट फेज में, लगभग 1650 प्रोजेक्ट्स एंड देन कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में हम हो सकता है एनर्जी सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवेज की बात करें, रोड्स की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स। सो इसमें सेंटर का, स्टेट का और हमारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स का कितना रेशियो होगा, ये बहुत हम कहें टफ क्वेश्चन में इसको मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा एंड दैट टू ये ज़्यादातर बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पर अभी खुद क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। दिसंबर में ज़रूर ये लॉन्च हुआ, NIP हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है। हमारी एक जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, बट अगेन इतनी क्लैरिटी इस पे बस एक ही चीज की आई है कि इसका जो रेशियो होगा दैट वुड बी 39:39:22। दैट मींस सेंटर 39% स्पेंड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट 39 कर रही है एंड देन प्राइवेट प्लेयर्स 22% लगाएंगे। तो ठीक है, कंसोर्शियम ने इसका ऑप्शन डी दिया है, यानी 34:33:33 विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो कंसोर्शियम यहाँ पर थोड़ा एक गलत ऑप्शन उन्होंने टिक कर दिया था। नेवरदलेस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, विच आई डोंट एक्सपेक्ट द क्लैट स्टूडेंट्स टू नो, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। Anyways, this brings us to the end of the first passage. इस पैसेज से आपको ये समझ आया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, इजीली मैं कहूँ इजी टू मॉडरेट लेवल पर हम रखेंगे, बट सिंस उसमें थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है इसलिए मैं उसको इजी कैटेगरी में नहीं डालता, मॉडरेट में डालूंगा। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन जिसका कि एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, इस वजह से वो क्वेश्चन घटिया किस्म का क्वेश्चन था। मैं ऐसे क्वेश्चन को MKB क्वेश्चन कहता हूँ, दैट मीन्स मतलब कुछ भी टाइप क्वेश्चंस, कि बस बनाना था मुझे क्वेश्चन तो मैंने कुछ भी बना दिया वैसा टाइप। चलो, तो आई होप यहाँ तक एक पैसेज आपको क्लियरली अंडरस्टूड, ये कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पैसेज को लेकर बन गई होगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड पैसेज, एक बार इसको भी देखते हैं जल्दी से। सो पहला पैसेज जो था कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे बेस्ड था, और एक और चीज की क्लैरिटी आप रखिए, वैसे तो जेनेरिक क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं, बट जब हम क्लैट के एग्जाम की बात करते हैं, क्लैट का एग्जाम भी जेनेरिक है, जहां पर हमारे पास ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, देन वी हैव द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स आल्सो, वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ साइंस आल्सो, एज वेल एज साइंस में जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी पढ़ी है। मैं मेडिकल एस्पिरेंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार उनका ऑप्शन एक रहता है कि मैं मेडिकल में जाऊँ, बट एट द सेम टाइम एज अ बैकअप ऑप्शन वो कहीं ना कहीं लॉ को रखते हैं, या कई बच्चों का इंटरेस्ट लॉ होता है, जस्ट एज अ सेक ऑफ नीट का एग्जाम भी वो दे देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस बैकफायर कर सकते हैं जो इकोनॉमी पे रिवॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज की कॉन्सेप्ट्स उन्होंने नहीं पढ़ा है। फर्स्ट पैसेज में वैसे की कॉन्सेप्ट पे बात नहीं थी, बट अगर हम इस पैसेज पे आएंगे डेफिनेटली विल हैव सम ऑफ द टायरिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे जो कि हम लोग डेली बेसिस पर नहीं पढ़ते, या कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता 12th के स्टैंडर्ड तक, वो ग्रेजुएशन में होगा प्रोबेबली। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार इस पैसेज को देखते हैं। फर्स्ट विल गो थ्रू द पैसेज एंड देन विल मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। The central bank does not disclose its foreign exchange management strategy, but it was evident in the last few years that the rupee was not allowed to appreciate despite healthy inflows, resulting in a rapid build-up of foreign exchange from a low of 275 billion in September of 2013, when rupee came under several pressure due to the so-called taper tantrum by the US Federal Reserve. India now has a record foreign exchange reserve of reduction heaven इतना बिलियन। तो you need to fill the part 1, क्या कहता है, क्या है ये ब्लैंक आपके लिए है। As on 21st August, a 95% rise over 7 years. Now something is missing here. समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि पैसेज में इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ गया है कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं। एक तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व यानी यूएस के सेंट्रल बैंक की भी बात कर रहे हैं हम, और हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है टेपर टेंट्रम, जो कि हमारी इकोनॉमी में कहीं कोरिलेट नहीं करता। टेपर टेंट्रम इवेंट 2013 का यूएस के साथ रिलेट करता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर है। एंड नेवरदलेस एक और चीज जो हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ला रही है वो है, पूछा गया है एक गैप देकर के इतने बिलियन का इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एज ऑन 21st अगस्त।
हु एम आई टू कैलकुलेट दीज थिंग्स? मैं क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डेली बेसिस पर कैलकुलेशन करूंगा? माइट भी इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो करता होगा, नॉट इवन द मिनिस्ट्री पर्सनल्स जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में या फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर भी कोई काम नहीं करेगा कि हर दिन लिखे कि आज कितना फॉरेन रिजर्व है। और इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि 21 अगस्त के दिन फॉरेन रिजर्व क्या है। No one is bound to learn these kind of facts. So अगेन अभी आएंगे हमें ये चीज समझ आ गई कि अगर 1 दिया है तो ऑब्वियसली 1 पूछेगा क्वेश्चन में। 95% rise over 7 years. Despite the COVID-19 pandemic, the foreign exchange kitty swelled by 62 billion since March. In this 7-year period, rupee ended the year with an appreciation against the dollar only once in 2017. This year, the rupee is so far down by 2% against the dollar. The latest RBI statement suggested that it is not uncomfortable with the appreciation in rupee, confirming the speculation among the currency analysts that a departure was made in the exchange management policy. And now no one gonna learn the exchange management policy here. Moreover, बढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा और आगे देखते हैं। Further, कहा गया, the Reserve Bank of India said that it will conduct liquidity operation worth rupees 20,000 crores in 2 tranches, यानी 2 batches, through sales and purchase of the government securities, यानी G6. The 2 open market operation या OMOs, the 2 OMOs The 2 open market operations of OMOs of rupees 10,000 crore each will be conducted on September 10 and 17, the central bank said in an official release. This is now the second such announcement in as many weeks. Last year, RBI has announced sale and purchase of G6 worth rupees 20,000 crore in 2 tranches, slated to be conducted on August 27 and September 3. In another move, RBI announced the infusion of rupees 1 lakh crore in mid-September through long-term repo operations at floating rates or the prevailing repo rate. Moreover, the central bank also gave an option to lender who have earlier availed the fund through LTROs to reverse their transactions before maturity. काफी चीजें ऐसी हैं इसमें जो आपके सर के ऊपर से निकल गई होंगी, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर स्टूडेंट्स। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको ये सारी चीजें पता हो कि व्हाट इज ओएमओ, व्हाट इज फॉरेक्स स्वैप, व्हाट इज एलटीआरओज, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ओएमओ जरूर इकोनॉमी में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, फॉरेक्स स्वैप भी आपको पढ़ाया गया होगा, बट एलटीआरओज की पॉलिसीज आपको नहीं पढ़ाई गई हैं, और हम लोग इसको डे टू डे बेसिस पर चीजों को, ऐसी चीजों को पढ़ते भी नहीं है। तो ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट अ क्लास 12th स्टडिंग स्टूडेंट और 12th क्लास परस्यूड स्टूडेंट जिसने भी 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है उनको ये सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो। आई डोंट एक्सपेक्ट इट पर्सनली। हाँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेजरली ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बिकॉज हम, जैसा मैंने कहा कि भाई जेनरिक है कोर्स, तो यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज वाले भी बच्चे हैं जिनके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री रही होगी, इकोनॉमिक्स प्रोबेबली नहीं है। Nevertheless, अब पैसेज पूछ लिया है तो ठीक है, एक्सर्प्ट देखते हैं कहां से लिया गया है। It has been taken from print.in, written by Manojit Saha on 2nd September. 28 सितंबर को एग्जाम हुआ है, 2 सितंबर के दिन का पैसेज इन्होंने पिक किया है फ्रॉम आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन print.in. नाउ हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई एग्जाम में 70,000 75,000 एस्पिरेंट्स बैठेंगे पेपर देने, व्हाट दे वांट इज अ क्वालिटी टेस्ट, एक इस तरीके का टेस्ट हो जिसमें उनको इस चीज पर ना सोचना पड़े यार कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पैसेज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत फुल प्रूफ मेथोडोलॉजी के साथ कंसोर्शियम ने इस पेपर को डिजाइन किया हो, व्हिच इज नॉट द केस हियर। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखते हैं यहां पर क्या गलतियां या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। पहला क्वेश्चन, Which of the following has been replaced by one in the above passage? हमने जिसकी बात की थी अभी जस्ट कि 1 की वैल्यूएशन यहां पर पूछी जाएगी जो कि फॉरेक्स रिजर्व के बारे में था, और हमने देखा यहां पर कि
कितना बिलियन इंडिया का फॉरेन रिजर्व है एज ऑन 21st August, a 95% increase rise in over 7 years. So there is whole lot of mess which has been created. 21st August के दिन कितने बिलियन का रिजर्व होगा ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज फॉरेन रिजर्व तो हर दिन बदल रहा है, करेंसी की वैल्यूएशन चेंज हो रही है, फॉरेन रिजर्व बदल रहा है. हाउ कैन आई बी श्योर अबाउट कि उस दिन क्या होगा? तो एक क्वेश्चन को मैं कहूंगा ये अगेन एमकेबी टाइप क्वेश्चन है. सो एमकेबी का मतलब आपको पता ही है, कुछ गलत नहीं सोचिएगा. एमकेबी का मतलब होता है मतलब कुछ भी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन हम उम्मीद नहीं करते, बट सिंस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो उसको करने के कुछ तरीके जरूर हो सकते हैं. मैं आपको एक तरीका बताऊंगा विच इज समवेयर एप्ट, लेकिन ये एज एन एनालिस्ट मैं कर सकता हूँ, नॉट एज एन स्टूडेंट, बिकॉज एज एन स्टूडेंट माय माइंडसेट वुड बी टोटली डिफरेंट. मुझे एक पैसेज में ग्लांस देखना है, मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन आई हैव टू मूव क्विकली टू सम अदर सेक्शंस आल्सो. ये तो नहीं कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं इसी सेक्शन को पे घूमता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा. एज एन स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ 150, ये ध्यान मुझे रखना है कि 150 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है इतने ही टाइम में, एक मिनिमम सेट स्टैंडर्ड है. सो बट चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताऊं थोड़ा सा, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज को समझकर आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होता. फ्रॉम अ लो ऑफ रुपीज 275 बिलियन $, यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया था. यहाँ पर लिखा था कि रिजर्व जो है, यानी गैप जो आपके पास ब्लैंक है उसको फिल करने के लिए, उसमें लिखा है 95% इंक्रीज ओवर 7 years. तो मैं एक मैथ्स अप्लाई करूंगा. 275% का मैं 100% इंक्रीज देख लूंगा. तो 100% इंक्रीज अगर मैं देखता हूं तो आई विल हैव 550 बिलियन $. ये मैं एक आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी. देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ही बहुत घटिया किस्म का क्वेश्चन है, तो कर सकते थे हम इसको सॉल्व. वैसे इतने बिलियन मेरे पास आ रहे हैं. कैसे किया है हमने? तो बड़ा सिंपल तरीका था हमारा करने का इसको. जस्ट होल्ड ऑन. कैसे बताया मैंने? तो भाई 275 का हमने 100% इंक्रीज पे देख लिया, तो हमारे पास आ गया टोटल 550 बिलियन $. अब हमने 95% देखना है, तो मैं क्या करूंगा, 5% लेस कर दूंगा. तो आई विल हैव, मैं अगर 5% लेस कर देता हूं तो मेरे पास 537.5 आ जाएगा. ठीक है, तो 537.5 बिलियन $. इसके मैं नियरेस्ट में जाके देखूं कि ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो कौन सा बनता है. So definitely I have 537 as an answer. So I'll go with option A. मैं मार्क तो कर रहा हूं, बट एज एन एनालिस्ट इट इज चेजेबल, बट नॉट एज एन स्टूडेंट. मैं इतनी अकल नहीं लगाऊंगा एज एन स्टूडेंट. मुझे सिर्फ फैक्ट्स याद करने थे कि क्या उस दिन 21st August के दिन क्या था. अब 21st के बाद 22nd को ये चेंज हो गया है. हाउ आई एम सपोज टू लर्न ऑल दीज थिंग्स? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम a prestigious exam like CLAT. Now, looking at the next question. Which of the following economic policies have been recently used by RBI to boost the economy during the current pandemic situation? कई बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं है, मैं फिर से वही चीज कह रहा हूं कि जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं है, उनके लिए फॉरेक्स स्वैप, LTROs, OMOs सारी चीजें अनभिज्ञ हैं. वो उनके लिए सब कुछ नया है. तो हाउ विल दे मार्क द राइट चॉइस? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नाउ बट इसको अगर पैसेज आपने ध्यान से पढ़ा था तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे. हम इस पूरे पैसेज में जिस चीज की बात कर रहे थे बिगिनिंग में, दैट वाज ऑल अबाउट फॉरेक्स स्वैप. हमने शुरुआत में ही फॉरेक्स स्वैप की बात की थी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 275 बिलियन $, की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यानी फॉरेक्स की बात हो रही है. फर्दर आप यहाँ पर देखो OMOs के बारे में भी बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मींस RBI ने कैसे आपका यहाँ पर OMOs की बात की. वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की जा रही है. एंड अगेन यहाँ पर आपको RBI की ही पॉलिसी LTROs की भी समझ आ रही है. तो इजिली यू कैन गो थ्रू दी क्वेश्चन. आप इसमें मार्क कर दोगे. फॉरेक्स स्वैप भी दिख रहा है, LTROs भी दिख रहे हैं, OMOs भी दिख रहे हैं. विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी एंड दैट विल बी द राइट आंसर. बट अगेन अगर मैं टर्मिनोलॉजी समझाने जाऊं और आप समझने जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट रिक्वायर्ड. नेवरदलेस अब क्वेश्चन आ गया है तो वी हैव टू गो थ्रू इट. चलिए अभी क्वेश्चन को आगे देखते हैं जल्दी से. 38th क्वेश्चन को चल देखें एक बार. Which of the following statement relate to the long-term repo operation as a measure to support the economy in corona pandemic situation? Now the first thing,
मैंने कहा जब हमें यही नहीं पता व्हाट इज LTRO, ये लॉन्ग टर्म रीपर्चेज फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता क्या है, हाउ कम आई विल नो दी ऑल दी फैक्ट्स रिलेटेड टू इट या ऑल दी स्टेटमेंट विच कोरिलेट अलॉन्ग विद इट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए LTRO समझना है, बट अगेन अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। okay. तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज अ मेजर दैट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन शॉर्ट टर्म रेट्स एंड आल्सो बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये तो आइडिया है ही हमारा कि भाई हमें ये करना है, तो ठीक है, ये पॉइंट सही होगा। इट वुड एनकरेज बैंक to undertake maturity transformation smoothly and seamlessly so as to augment the credit flows to productive sectors। भाई ये भी आइडिया है हमारा कि हम चाहते हैं कि ये इकोनॉमी में हमारे चेंजेस आए, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली हो, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिलता रहे, जिन्होंने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है उनको उस तरीके से उनको उस पर बेनिफिट्स मिले, क्रेडिट फ्लो चलता रहे प्रोडक्ट जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको। And then it will enhance the liquidity in the banking system by 1 trillion। Again difficult point है to ensure। अब ये स्टेटमेंट पे चल रहा है, RBI ने ऐसा कहा कि अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे तो लिक्विडेशन आएगा और लिक्विडिटी में हमारे पास लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज आएंगे। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, रुपीज 1 ट्रिलियन है, तो ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइजेशन इशू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तीनों ही पॉइंट सही है, तो सिंस हम लोग सब देखें सही है तो चीजें ऑल ऑफ दी अबव में जाएंगी। आंसर विल बी ऑप्शन डी। But level of the question is again difficult. Now looking at the next question, which of the following will be used as a platform for core banking solution to implement the LTRO? Now this question is something which is changeable। आपको ये question एक बहुत अच्छा question यहाँ पर पूछा गया है कि LTRO के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए LTRO के लिए कौन सा कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। The answer will be eCubeर। ये 2012-13 के आसपास में इसको शुरू किया गया था और कहा गया कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन ये देगा, हम बहुत इजीली एक्सेस कर पाएंगे अपने अकाउंट के डिटेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांचेस व्हिच इज नियरेस्ट टू अस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग वेदर माय अकाउंट वाज ओपन या मेरा पेरेंट अकाउंट वो है कि नहीं। कहीं का भी मेरा अकाउंट है बट आई कैन एक्सेस इट थ्रू माय नियरेस्ट ब्रांच। इस तरीके से ईज ऑफ जो हम लोग कहें वर्किंग है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की गई है। मूविंग ऑन, देखते हैं जल्दी से एक अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सम ऑफर्ड बाय RBI अंडर द मेजर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज स्वैप? $5 billion, $16.71 billion, $16.21 billion or $5.02 billion। Now this is something which is again quite ऑर्डिनरी, बहुत अलग चीजें पूछी जा रही है आपसे। तो नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सम ऑफर्ड बाय RBI वी डोंट वांट यू टू नो, ये अलग अलग मेजर्स के अकॉर्डिंगली वेरी करता रहेगा। अब RBI ने एक स्टेटमेंट में जरूर कहा कि भाई 5 बिलियन हम लोग फॉरेन एक्सचेंज स्वैप के थ्रू RBI के पास पैसा आने वाला है, बट अगेन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोगों को पता हो। क्वेश्चन का लेवल फिर से बहुत अजीब है, क्वेश्चन अजीब है यहाँ पर, और वही MKB टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो हम लोग 2 पैसेजेस अभी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इस पूरे जो 2 पैसेज के बाद के जो रिमेनिंग पैसेजेस विल ट्राई टू कंप्लीट इट। और आपको इसके साथ ही स्ट्रैटेजी प्लान करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम क्लैट के एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, सबको पता है, बट कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? विल इट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, विल इट बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन? क्या वो एनालिटिकल अप्रोच पे बेस्ड होगा या नहीं? क्या वो डायरेक्ट फैक्ट्स पूछेगा? जिस तरीके से सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किया था उससे कहीं भी लेना देना मेन एग्जाम का नहीं है। तो I don't know why the sample papers were released at the first place। डायरेक्टली पेपर रख देते बच्चे के लिए, तब भी सरप्राइज ही था। So again keeping that apart, हम इसको अगली वीडियो में फिर से आगे बढ़ेंगे और आगे के 3 पैसेजेस हम कवर करेंगे एंड देन you'll have a fair glance कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। Okay, so with this we'll try to end this, we'll try to sum up the whole video। I hope आपको चीजें समझ आई होंगी। In the next video we'll come back again with the further things। Till then have a good day, stay safe, bye bye, take care।